अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज SIFC का अहम इजलास हुआ और बजट से पहले इस इजलास को बहुत अहमियत दी जा रही थी। चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके बाद इजलास के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। लेकिन इजलास में सबसे अहम बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने कहा कि एक रोटी है और मिल बांट कर खाना है। और उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चलना चाहिए अगर मुल्क को इस मुश्किलात से निकालना है। उन्होंने कहा मुश्किल वक्त है, फूल जो है वो कांटों में ही खिलता है और अभी हम इंशाअल्लाह मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें 10 अरब डॉलर के हवाले से जो UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके हवाले से भी रिपोर्ट इस इजलास में पेश की गई। तमाम सूबों ने अपने इश्यूज भी रखे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैंने वाज़े तौर पर अपने सूबे की नुमाइंदगी की और जो भी इश्यूज थे, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि फाटा और पाटा जो है इन इलाकों को जो है वो उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सूबे के लिए जितनी कोशिश कर सकता हूं मैं करूंगा और SIFC एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इसकी अहमियत हमें मालूम है, हम इसको जिस तरह भी हमें जो भी इसमें कुछ कहा जाएगा हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन सूबे की आवाम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, उनकी जो भी परेशानियां हैं वो उनको दूर करनी है। और मीडिया के बाद और जिस वक्त हम आपसे अब ये प्रोग्राम में हैं, इस वक्त कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वजीर तवानाई के साथ मीटिंग चल रही है और वो जो बिजली की लोड शेडिंग जो इस वक्त KP में हो रही है उस हवाले से उनका इजलास था। और आज आपको मालूम है कि पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, जुलूस निकाला गया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ और जो हालात हैं। और फिर कराची में भी आज हमने देखा कि वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ रहा है बिजली की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। तो ये सारे मामलात थे SIFC में। जो दीगर मामलात थे बजट के हवाले से तैयारियां, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस में लिया गया SIFC को। और KP के बजट के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझसे तो नहीं पूछा गया SIFC में। और एक उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि ये कोई मौका नहीं था कि मैं कोई सियासी गुफ्तगू करता इमरान खान साहब के हवाले से, आर्मी चीफ से या उस फोरम पे। उन्होंने कहा ये एक्सक्लूसिवली SIFC जो है आपको मालूम है जिसके लिए है, उसी नौयत से काम किया गया। और उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड के अगर इजलास में नहीं बुलाते तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, सूबे के जितने वाजिबात हैं वो उनको मिलने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब PTI ने आज दरख्वास्त दे दी है, जो उनका मेन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में सील किया गया था, उस हवाले से उन्होंने उसको ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, उस पर भी बात करेंगे। और आगे चल के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा मजमूई तौर पर माशी सूरत हाल पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हारून शरीफ साहब। नाज़रीन, अभी मैं आपको गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मेहर बानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर बानो साहिबा आपके वक्त का। जुल्करनैन ताहिर, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपके वक्त का भी। मैं अगर इजाज़त दें तो शहबाज शरीफ के शॉर्ट अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें पहले कि उन्होंने क्या फरमाया SIFC के इजलास में। SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाकदीन के जुबानों पर ताला लगा दिया। UAE ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, उनकी तरफ से कोई ताखीर नहीं है। वाहिद रास्ता है तो बिल्ड पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि सूबों को, वफाक को मिलकर चलना है। रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। रूखी सूखी हमने मिलकर खानी है, इकट्ठी खानी है, और अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट कर खानी है। मैं मेहरबानो साहिबा की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा जुल्करनैन ताहिर से कमेंट ले चलें। मेहरबानो साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें रूखी सूखी रोटी जो है वो मिलकर खानी है और एक रोटी है और बांट कर खानी है। और उन्होंने कहा कि जो SIFC के नाकिदीन थे उनका मुंह बंद कर दिया
और अब गैर मुल्की सरमायाकारी भी यकीनन पाकिस्तान की तरफ रास्ता बनाएगी, ख़ास तौर पर 10 अरब डॉलर जो यूएई की तरफ से जो कमिट हो गए हैं इन्वेस्टमेंट के, उसके बाद तो अब ऑपोजिशन को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि चलें मामला को आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चलते हैं, उसके बाद अपनी सियासत भी होती रहेगी, एहतजाज भी होता रहेगा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अब सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रूखी सूखी रोटी तो हम सबको खानी पड़ेगी, तो मुझे याद आता है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पिछली बार दौरे हुकूमत उनका था, जो 16 माह की उनकी माशाल्लाह ऐसी हुकूमत थी जिसने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी, तो तब भी उनके जो वज़ीर थे उन्होंने कहा था कि एक रोटी 4 लोग बांट के 4 टुकड़ों में बांट के खा लें। तो ये कुर्बानियाँ आवाम से तो ज़रूर मांगते रहे हैं, मांगते आ रहे हैं और मांगते रहेंगे, मगर इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जो वज़ीर आला हाउस है उसके जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिन आरओज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑब्वियसली फॉर्म 47 इनको बनाकर दिए हैं, उनके लिए भी बोनसेस अनाउंस हुए हैं। जहां पर कटौती होनी चाहिए है, जहां पर हुकूमत को अपना खर्च कम करना चाहिए है, वहां पर बढ़ता जा रहा है और आवाम के लिए वही पैगाम है, एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो या रूखी सूखी खा लो। तो ये तो चलता रहेगा इससे, मगर इनको आवाम में ज़्यादा पजीराई नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है वो इनकी नाकिस पॉलिसियों का शिकार है। देखिए, पाकिस्तान को मुश्किलात तो दरपेश हैं, वो हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है कि हमें अपनी कमर कसनी है और मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और इन मुश्किल फ़ैसलों का हम सबको इकट्ठे मिलकर सामना करना पड़ेगा। मगर वो सब आवाम तब करने को तैयार होती है जब आवाम को कोई एतमाद हो अपनी हुकूमत में, या वो उनकी तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात देखे जिनसे उनकी हौसला अफजाई हो कि चीज़ें सही तरफ जाएंगी। SIFC का उन्होंने बात की तो मुझे याद आता है कि साल पहले SIFC को लेकर ही एक बयान दिया गया था कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बना देंगे पाकिस्तान को। मगर अफसोस से देखने में क्या मिलता है कि स्टैगफ्लेशन है मुल्क में, इन्फ्लेशन 26% है, ग्रोथ जो है वो मनफी है, वो 2.4% है, तो मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, कम हो रही हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, बिजली और महंगी होएगी और इंडस्ट्री बंद होएगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। बिल्कुल मेहरबानो साहिबा, एक चीज़ जो अभी ऑफिशियल स्टैट्स भी आए हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उसके मुताबिक तो इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, और कुछ लोग हुकूमती हलकों का ये ख्याल है कि अब इसकी वजह से बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि शायद एक ये पॉइंट था जिसको लेकर बजट के बाद अपोजिशन जो है बाकायदा आवाम को निकालने की तैयारी कर रही थी। तो अब तो वो उनका ख्याल है कि 17.5% पे आ गया है इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन फूड बास्केट में जो उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं उसका। जी बिल्कुल, फूड बास्केट में थोड़ी कमी आई है, ज़ेरो ज़बरदस्ती जिस तरह भी वो थोड़ी कमी लेकर आए हैं, मगर अभी भी जो इन्फ्लेशन है आपके डबल डिजिट्स में है और लो डबल डिजिट्स में नहीं है, अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन, लोगों के लिए अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। और इसके साथ जब आप जैसे जैसे गर्मियों के करीब जाएंगे, IMF ने आपको वैसे ही कह दिया है कि आपने सर्कुलर डेट कम करना है। वो आप बिजली महंगी करते गए हैं मगर सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ, मगर अभी भी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी यही लगती है कि आवाम के लिए बिजली और महंगी करें और उसी तरह सर्कुलर डेट पे वो काबू पाएं, जो कि एक और डिबेट है, वो हो नहीं पाएगा। फिर भी जब बिजली महंगी होगी और आपके टैरिफ्स बिजली के गैस के ऊपर जाएंगे गर्मियों में, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या इन्फ्लेशन मजीद नीचे आएगी या मजीद ऊपर जाएगी? जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ का बढ़ेगा, जब किसान का ट्यूबवेल भी उसके लिए ज़्यादा महंगा होगा, और ये वही किसान है, आपको याद हो या ना याद हो, जिसकी कमर आप ऑलरेडी तोड़ चुके हैं अपनी नाकिस गंदम पॉलिसी के साथ। आपने अभी तक किसान को कोई पैकेज नहीं दिया, अभी तक किसान की मदद के लिए आपने कोई इकदाम नहीं लिए हैं। तो हमारे लिए तो अभी भी जो सूरत हाल है वो अभी भी तशवीशनाक है। सही, बिल्कुल। जुल्करनैन ताहिर, आपने भी प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनी और SIFC को जो है वो बेंचमार्क
करार दिया जा रहा है कि एक ऐसी एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बनाए, मॉनिटर करे और इंश्योर करे कि इन्वेस्टमेंट आए। और उन्होंने कहा कि नाक़दीन के मुंह भी बंद कर दिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा को मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुल्क जो है तरक्की की तरफ चल रहा है, लोगों की परेशानियों के दिन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब मैं देख रहा था कि पंजाब में तो बेसिक मेडिसिन्स भी दस्तयाब नहीं हैं और उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। और अब अगर 18% सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड लगता है और मेडिसिन पे भी लगता है, तो फिर तो एक गरीब आदमी के लिए इलाज के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बेहतरी के दिन आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कांटों में से फूल खिलते हैं और इंशाल्लाह खिलेंगे, लेकिन तब तक एक रोटी चारों भाई सूबे मिलकर बांट कर खाएं। थैंक यू ज़मीर साहब। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है, व्हाट आई सी दैट इज़ कि अगर $10 बिलियन कमिट किए हैं यूएई ने, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये वो 10 बिलियन पाकिस्तान में आता भी है कि नहीं है। अभी देखें कि सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन कमिट किया है और उसके बाद आगे हमारे पास कोई खबर नहीं है कि वो $5 बिलियन पाकिस्तान में ओवर द व्हाट पीरियड ऑफ टाइम आएगा, किस सेक्टर में इन्वेस्ट होगा और उसके साथ साथ जो इंडिजिनस एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाऊं। तकरीबन 2 साल पहले आप देखें पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया और इस फ्लड ने तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान किया पाकिस्तान का। और उसके बाद देख लें, वर्ल्ड फोरम के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्लेज किया कि हम ये $30 बिलियन का नुकसान आपका पूरा करेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह। और ये आपके, चूंकि आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन आप सफ़र हैं, आपने सफ़र किया इसमें। तुम वो देखिएगा कि 2022 के फ्लड के बाद $30 बिलियन का नुकसान हुआ। $30 बिलियन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिट किया, लेकिन पाकिस्तान में आया कितना? शायद $1 बिलियन से भी कम। तो सिमिलरली ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं, जाके आप मिलते हैं, आप MOU साइन हो जाते हैं, इवन MOU साइन होने के बाद तक भी वो चीज़ें पेपर पर रहती हैं। तो इसमें सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखने वाली है, वो यही है कि आपको कोई $10 बिलियन कमिट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, कोई $5 बिलियन प्रॉमिस कर रहा है, या कोई व्हाट्सोएवर बिलियन डॉलर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है, आपके घर में आके लगते कितने हैं? दैट इज द मेन थिंग। तो गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है अभी जिसे कह लेना, गवर्नमेंट नीड्स टू वॉक द टॉक। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एट द एंड ऑफ द डे मटेरियलाइज होती हैं कि नहीं, इस पे हमारी नजर होगी, बीइंग मीडिया पर्संस एज वेल। क्योंकि अभी देखें, जुल्करनैन ताहिर, ये तो यूएई के जो जी मैं कह रहा था कि यूएई के जो मतलब हैं बादशाह, उन्होंने बाकायदा कमिट किया, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो उसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स, लाइक यू नो, MOUs का टाइम खत्म हो चुका हुआ है, नाउ दे मीन बिजनेस। अब वो आएंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे एंड द वर्ड स्टार्ट्स गो। मतलब इट्स नॉट के जी MOU साइन करते रहें और दीगर चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहें। तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो मैंने सवाल किया था कि मिलकर बांट कर खानी है रोटी, वो, और फिर मरीम नवाज साहिबा का क्लेम, उस पर कमेंट कर दें जुल्करनैन। राइट, देखें, मिलके बैठ के उस वक्त ही ये बांट सकते हैं जब वही बात है कि अपने ये थोड़े डिफरेंसेस को ब्रिज अप करने की कोशिश करें। अभी हमने ऑफ लेट देखा है कि जितना ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन मीन PTI, वो तो लग रहा है कि अब ये पूरी लड़ाई के मूड में है। अभी आप कल का पंजाब कैबिनेट का बड़ा डिसीजन देख लें। पंजाब कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि हमने नए केसेस करने हैं इमरान खान के ऊपर और बाकी PTI लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि वो उनका नैरेटिव हेट से भरा पड़ा है। कौमी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, तो हमने मजीद केसेस इन पे करने हैं। लेकिन जुल्करनैन उस पर बात करेंगे, जुल्करनैन उस पर बात करेंगे, बट द टॉल क्लेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉल क्लेम्स। मैं जो टॉल क्लेम्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इस पर आएंगे, इस पर बात करते हैं आगे आके, क्योंकि पहले एक माहौल बनाया जा रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ चलें, टेबल पर बैठें, और अब फिर मजीद केसेस, फिर इनका जो मेन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में वो भी तोड़ा गया, उस पर आएंगे। We'll definitely come to that. इकोनॉमी का अगर आप देखें, जी मैं इस पे कमेंट कर लूं।
देखिए, इकोनॉमी जुड़ी हुई है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप वॉक द टॉक उसी सूरत कर पाएंगे जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ पैरेलल स्टेप्स लेंगे। आप सिर्फ जो है कि इतना पैसा आ रहा है या ये पैसा लगेगा, आगे रोजगार निकलेगा इससे, ठीक है जी, खुशहाली आएगी, इन्फ्लेशन पे काबू होगा, ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये सब चीजें जुड़ी होती हैं आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अगर आपकी लड़ाई जारी हो तो आपकी पॉलिटिकल आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल होता है। इवन आपका जो लोकल इन्वेस्टर है वो भाग रहा होता है। जिसे कह लें फॉरेन इन्वेस्टर, तो एक बड़ी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए वो तो बहुत ही वेलकमिंग साइन होता है। लेकिन अगर आपके हालात कंट्री के अंदर आपका टर्मोइल है, हर किस्म का टर्मोइल आपको नजर आ रहा हो, तो उसमें आपका लोकल फॉरेन मतलब ये एक कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं होता जिसमें वो इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स आपने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल मेहरबान कुरैशी साहिबा, क्योंकि आप इस पर भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं जो जुल्करनैन ने बात की, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमीर मुकाम साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की, एंड दैट वाज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग केपी बजट जो आपकी पीटीआई की हुकूमत ने कल दे दिया। क्या कह रहे हैं अमीर मुकाम साहब, ये जरा सुन लें। क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि विफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, और इस तरह मफरूजों पर बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि इस सूबे के अवाम की तौहीन है। शेख चलियों से भी आगे वाले बात है, कभी कहते हैं वो अपना हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर जो मैंडेट मिला, इस मैंडेट की अब तौहीन कर रहा है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपको चाहिए कि इन अवाम की मसाइल के लिए सोचे। जी मेहरबानो साहिबा, वैसे इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि एक तो उन्होंने कोई आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की बजट देकर, और उन्होंने कहा कि अगर वफाक पैसे बढ़ा देती है तो वो यकीनन वो उसका बेनिफिट अपनी आवाम को देंगे। फिर उन्होंने कहा कि यकीनन कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ आइन में, या कहीं पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक से पहले बजट नहीं दे सकती। वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं कि जी चढ़ाई करेंगे, और फिर बिजली के मामले पे भी अभी इस वक्त इजलास हो रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब उस इजलास में भी शरीक हैं, तो क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, कल भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्या हेस्ट क्या थी, व्हाट वाज द हेस्ट बिहाइंड प्रेजेंटिंग द बजट? सिर्फ लीड लेना? जी ज़मीर साहब, आपने खुद ही कहा अब वो प्रिपेयर्ड है। अगर एक हुकूमत प्रिपेयर्ड है और एक उनके पास एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट वो दे सकते हैं। अब इसमें ये भी याद रहे कि वफाक ने अभी भी केपी के सूबे को बहुत से पैसे हैं जो देने हैं, विच इट ओज देम, तो उन्होंने उसको भी अपने जो बजट है उसमें ये भी रखा होगा, और ये वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ वो केपी को उसका पूरा हिस्सा दे आने वाले बजट में, मगर जो पिछले उनके अरेयर्स हैं या जो उनकी पेमेंट्स ड्यू हैं वो भी दें। उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने खुद कहा कि आइन में कहीं पर भी ये पाबंदी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किसी को इस बात से क्या इख्तलाफ हो सकता है कि एक सूबे ने जल्द अपना काम किया है और एक बजट पेश किया है। मेरे ख्याल में इस पे हमें ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। जैसे कि हम जो मईशत की बात कर रहे हैं और SIFC की, या $10 बिलियन UAE की तरफ से, $5 बिलियन सऊदी भी कह चुका, उन्होंने ये भी कहा कि ओवर द नेक्स्ट इतने सारे साल हम $20 बिलियन लगाएंगे, मगर अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि किन सेक्टर्स में लगाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है करना, क्योंकि वरना नहीं तो ये सिर्फ हवा में बातें हैं। जब तक और ये मटेरियलाइज नहीं करेंगे, या तो अब अनाउंस हुआ होता कि 10 बिलियन आ रहे हैं, इन सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो आपको पता होता कि जल्द आएंगे। MOUs तो बेशतर साइन हुए हैं, हमारी माजी भरा हुआ है, कोई 300 बिलियन से ज़ायद बेशतर MOU साइन हो चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में। मगर आप इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है अपनी 50 साला लो पर है। इतनी कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई। दिस इंक्लूड्स लोकल इन्वेस्टर, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हम भूल ही जाएं। इस वक्त कौन सी सूरत हाल है, मुझे बताइए
कि कौन पाकिस्तान को चुनेगा इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, जहाँ पर आपके अदालतें जो है मफलूज हुई हुई हैं, आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं कह रहे हैं कि दबाव के ज़रिए हमसे फैसले दिए जाते हैं। ये वो एनवायरनमेंट नहीं है कि जिसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके अपने पैसे लगाना चाहेगा। उनको पता होना चाहिए है कि यहाँ पे रोबस्ट निज़ाम है जो चलता है, इंसाफ मिलेगा। और वो ये भी देख रहे हैं ना, जो सियासी बहरान है, एक कशमकश है, एक जमात मेहरबानो साहिबा दीवार से लगाया जा रहा है, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। मेहरबानो साहिबा, मुझे एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक, और मुझे बताया जा रहा है कि हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तैमूर टालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है तैमूर टालपुर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर आपके वक्त का। मेहरबानो, आप क्विकली वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करनी थी वो कर लें, ताकि फिर तैमूर टालपुर ने भी ज्वाइन कर लिया तो उनसे भी रिएक्शन ले लेंगे। क्योंकि एक तरफ कोशिश थी कि मुज़ाकरात की तरफ चला जाए, बातचीत की जाए, लेकिन अभी तक शायद उसमें कुछ रियलाइज नहीं कर पा सके। हैदर साहब जी नहीं, मुझे तो आप लोग ये बताइए ना, हर कोई मफाहमत की बात करता है, मफाहमत के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। किसने कोशिश की है मफाहमत की? बोझ तो, जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आयद होती है, मगर हुकूमत का रद्द अमल और उनके इक़दामात आपके सामने हैं। इनमें से कौन से इक़दामात मफाहमती हैं? रऊफ़ हसन साहब पर कातलाना हमला, चले बेशक किसी ने भी किया हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इनफैक्ट उसके बरअक्स रऊफ़ साहब को जिन 4 ख्वाजा सरा ने उन पर हमला किया, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के अलावा या उनकी FIR जिस तरह वो दर्ज करना चाहते हैं उसका करने के अलावा उल्टा हमारे ही दफ्तर पर धावा बोल दिया इस्लामाबाद पुलिस ने। फिर उसके 24 घंटे नहीं गुजरते तो CDA बुलडोजर्स लेकर आ जाती है हमारा दफ्तर गिराने। फिर वक्त नहीं गुजरता तो हमारे ही रहनुमा है हमाद अजहर साहब, उनके घर पे छापा होता है। ना सिर्फ उनके घर के मुलाजमों को उठा लिया जाता है, उनके कुत्ते को ले जाते हैं। आज तक हमें मालूम नहीं है कि वो कुत्ता किधर है, वो कुत्ता एक मिसिंग बीइंग बन गया है। तो ये कौन से इक़दामात की बात कर रहे हैं? फिर पंजाब हुकूमत की कैबिनेट जो है आज ये फैसला करती है, कल उन्होंने इतनी ज़रूरी तरजीहात थी कि उसके 11वें नंबर पे इमरान खान के खिलाफ मजीद केसेस बनाना था। अब तक 200 तो हैं, उनको लगता है ये भी कम है तो और भी बना लीजिए, उसमें भी उनको सुबकी होगी। तो कौन सी मफाहमत, किस बिना पे आप लोग मफाहमत की बातें करते रहे हैं? हमने तो हुकूमत से अभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं देखा। SIFC की मीटिंग होती है, उसमें आप एक ही सूबे के वजीर आला को बुलाते नहीं हैं, उनको जान के बाहर रखा जाता है। फिर आखिरी मिनट आज तो SIFC के इजलास में कि उस सब के बावजूद वो गए, वो उनका बड़ापन है, उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुल्की मफाद को सामने रखा, आपका पॉइंट आ गया। इफ यू अलाउ मी और उसका हिस्सा बने। इफ यू अलाउ मी, मैं तैमूर टालपुर की तरफ जाना चाहूंगा। तैमूर टालपुर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के फौरी बाद, हुकूमत साजी के दौरान और फिर हुकूमत बनने के बाद भी, और फिर पहले सदारती खिताब में जो उन्होंने पार्लियामेंट से किया, जॉइंट सेशन से, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मिलकर बैठकर बात करें। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत का हिस्सा है तो नहीं, लेकिन सहारा दिया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है उन्होंने, लेकिन तो पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहती है, टेबल पे आना चाहती है, तो क्यों फिर ऐसे माहौल बनाया जा रहा है जिस तरफ मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने इशारा दिया? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बात ये है कि जो लोग PTI में ऐसे हैं जो कि बातचीत करना चाहते हैं, उनसे साथ लड़ा जाता है, उनको बैकफुट से भेज देता है। तो माहौल को भी ऐसा क्रिएट कर लिया है कि बिल्कुल एक 1 मैन पॉलिसी इनके पास पार्टी में, जिस तरह से इनकी हुकूमत में डेमोक्रेसी नहीं थी, उसी तरह से इनकी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो 1 मैन शो है। वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन के हिटलर बना हुआ था, आज वो जेल के अंदर बैठे भी हिटलर बना हुआ अपनी पार्टी का। तो इन उस माहौल में नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई भी इनका इमरान खान की मर्जी के सिवा कोई बातचीत में इंटरेस्टेड होगा। तो जिस तरह से बच्चा
बच्चा जब जब रोता है अपनी माँ को याद करता है, उसी तरह से जब जब इनको कोई तकलीफ होती है तो ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री लीडर से, आर्मी चीफ से, हमारी एजेंसी के चीफ से बात करना पसंद करते हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको लाल झंडी दिखा दी है। तो अब मेरे ख्याल से ये किसी तरह अपने लीडर को कन्विंस करें, जो कि मैं डाउट करता हूँ ये कर सकेंगे, तो उसके अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। कोई हमने तो बात की, हमने तो हुकूमत में आने के लिए इनको सलाह मशवरे दिए कि इनको मैंडेट मिला है तो इनका मैंडेट का इनको फायदा उठाना चाहिए। इनको इसलिए तो वोट नहीं दिया आवाम ने कि लड़ाई झगड़े करते, लोगों को जूते मारकर असेंबली में गालियां देते रहे। उन्होंने ये था कि काम हो, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो उसमें मैंडेट का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा हमसे इनको बात करनी नहीं है, जिनसे इनको बात करनी है वो बात इनसे करेंगे नहीं, तो मामला वहीं सामने रहेगा। ना मेरा नुकसान, ना इनका नुकसान, नुकसान इस मुल्क का। नुकसान इस मुल्क का, बिल्कुल सही। जुल्करनैन ताहिर, आप इसी बात पे कमेंट कर दें, क्योंकि आपने बात शुरू की थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और उसके लिए कोशिश जो है ये आपने इस तरफ बात पहले भी की थी कि जी नए केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि पीटीआई भी थोड़ा सा शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो बजट में होने जा रहा है उसको वो कैश इन करने के लिए अगर टेबल पे अभी बैठ जाते हैं या बाद में बैठते हैं तो फिर आवाम इनके साथ क्यों निकलेगी? So probably they are also like betting on something which they probably get benefit out of, benefit उसमें से निकलेगा after the budget. देखें, इनका पीटीआई और आप की बात कर लें या पावरफुल हलकों की बात कर लें, बेसिकली राइट नाउ इस टाइम टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है बिटवीन देम, और ये मामला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ जब ये जो भी जिसे कह लें कि इनको काइंड ऑफ चीज़ें अगर ऑफ़र की गई, खान साहब को जेल के अंदर अगर कोई निगोशिएशन हुई हैं, और डेफिनेटली हुई हैं इस हवाले से, और उसके बाद यही था कि खान साहब कहते हैं कि ये मेरा स्टोलन मैंडेट जो है वो मुझे वापस किया जाए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर स्टोलन मैंडेट वापस करने वाली बात होती है तो ये फिर जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट में लोग हैं इन्होंने क्या करना है, तो वो तो मुमकिन नहीं है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो डिज़ास्टर हुआ, जो जिसे आप ये कह लें कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, वो इनफैक्ट जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ में, वो खान साहब का आर्टिकल है, उसके बाद से चीज़ें ख़राब होती गई, और यही ख़राबी अब यहाँ तक पहुँची है कि लड़ाई बढ़ गई है। और ये लड़ाई जो पंजाब कैबिनेट वाला भी कि खान साहब के ऊपर अराउंड 200 केसेस हैं, तो शायद वो भी नॉट इनफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और ग्रिल करना है। और इसमें फिर बाकी जो मामलात हैं, जिस तरह से पीटीआई का इस्लामाबाद का सेंट्रल ऑफिस है, उस सीडी और पुलिस का धावा है वहाँ पे, और पार्ट ऑफ दैट को डिमोलिश भी किया उन्होंने, तो चीज़ें ख़राब हुई हैं इनफैक्ट बेहतरी की तरफ जाने की बजाय। तो इस सारे माहौल में तो फिर जैसे आप कह लें कि कहाँ गई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब शायद गवर्नमेंट भी करना चाह रही है कि और ज़्यादा इन्हें ग्रिल करें, और फिर शायद उस पॉइंट पे ले जाएं जहाँ पे फिर शायद जिसे कहते हैं आखिर पे फिर भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात ही होते हैं। तो अभी तो इस तरफ चीजें नहीं लग रही, और दूसरी तरफ हम वही इकोनॉमिक फ्रंट पे देख रहे हैं कि बिल्कुल सही जुल्करनैन, आपने यही यकीनन जिसके पास पावर है वो चाहेगा ग्रिल करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे टेबल पे बैठे। मैं मेहर बानो साहिबा की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब ने एक मुख्तसर सी बात की है रिगार्डिंग के इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, कब आएंगे, क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लें। इमरान खान को आप जेल से बाहर देख रहे हैं अनकरीब? नहीं, अनकरीब तो मैं नहीं देख रहा। वो इस मुल्क के इस वक्त एक सियासी हकीकत है, लेकिन वो वहीं खड़ा है बंदा, तो अगर वो अपना रवैया जो है उसको सियासी बनाए, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में आप डायलॉग से इनकार करके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ना वो हमें कर सकता है खत्म, ना हम उसे कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो फिर बैठ के ही बात बन सकती है, लेकिन उनकी अभी जो है ये बात समझ में नहीं आ रही। जी मेहर बानो साहिबा, आपने गुफ्तगू सुन ली राना सनाउल्लाह साहब की। उनका ख्याल है कि मतलब एक सियासी हकीकत हैं, लेकिन मामला जो हैं ना वो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं ना वो आपको ख़त्म कर सकते हैं, तो बेहतर है कि बैठ के बात कर लें। बिल्कुल जी, कोई किसी भी सियासी जमात को जबर से तोड़ा नहीं जाता, और ना ही
ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने पहले माजी में कोशिश हो चुकी पीपल्स पार्टी को तोड़ने की, नून लीग को अभी हाल में पिछले 10 सालों में कोशिश की गई, वो जमातें सब खड़ी हैं। पीटीआई तो उससे भी ज़्यादा मजबूती से खड़ी है। अब इन्होंने 1 साल से कोशिश की, जो अब मज़ीद ग्रिल करना चाहते हैं। 1 साल से हम तो आजमाइशों का, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर ली, जमात वहीं की वहीं खड़ी है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत। और आज 25 मई है, तो ये वो दिन है कि 2 साल पहले रियासती जबर का हमें निशाना बनाया गया। हम तो तब से सह रहे हैं और हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात के तो किसी को अभाम नहीं होना चाहिए है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे, अपने असूलों पर कायम थी, है और रहेगी। और जहाँ तक तैमूर तालपुर साहब ने कुछ अर्ज़ किया मेरी जमात के बारे में कि हमारी जमात में तो जमहूरियत ही नहीं है, तो उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो कि एक बादशाहत है, वहाँ पर तो एक ख़ानदान का राज है और उसके अलावा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर आए। तो ये किस किस्म का ताना मारते हैं। अफसोस इस बात का है कि जिस भुट्टो का खून बेच के ये आज तक हुकूमत करते रहे, जिस शहीद बेनज़ीर भुट्टो का खून बेच के ये आज भी हुकूमत करते हैं, उन दोनों की सियासत से तो ये तजावुज़ कर चुके हैं। उनकी जो आइनी सियासत थी, जो उनका बिलीफ था या जिस सब में वो यकीन रखते थे, ये वो वाली सियासत तो करते भी नहीं हैं। तो ये तो सिर्फ भुट्टो का नाम इस्तेमाल करते हैं और एक बादशाहत कायम है। आज सिंध में कल ही खबर आई कि एक सहाफ़ी को फिर कत्ल कर दिया गया। यहाँ तो आए दिन जो आवाज़ उठाता है सहाफ़ी, वो नहर में पाया जाता है। तो ये तो अब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा बन चुका है। जिस तरह की ये डिक्टेटरशिप और आमरीत सिंध में कायम है, वहाँ पर वैसी तो कहीं भी नहीं हो सकती। हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के किसी और सूबे में इस तरह की आमरीत कायम हो कि जिस तरह की सिंध में है। और जो सिंध में हालात हैं वो आप सिंध वालों से जाके पूछें, वो आपको बयान करेंगे। और हम सबको मालूम है कि ये किस तरह इलेक्शंस करवाते हैं सिंध में और किस तरह सेंसस हुआ सिंध में, कि सिंध में और शहरी जो इलाके हैं उसमें जो पॉपुलेशन में सिर्फ फ़र्क है, 30% होगी आबादी रूरल और 60% अर्बन है। मगर सेंसस में ही घोटाला करके ये अपने जो अपनी जमात का भार है उसे ज़्यादा बनवाते रहते हैं ताकि इनका हमेशा एक स्टेक रहे हुकूमत में। सही, बिल्कुल सही मेहरबानो साहिबा। लेकिन फिर भी आसिफ अली जरदारी साहब ही इज़ द स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ डायलॉग, मतलब वो जमहूरी इक़दार में बिलीव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बात तो हैदर साहब, ज़मीर साहब, सुने ये बात तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहले दिन आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे की थी। देखिए, टॉक इज चीप, बातें करना बड़ा आसान होता है। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जरदारी साहब को तो हर कोई कहते हैं ना, वो मास्टर है सियासत के, तो फिर वो मनूवर करके दिखाइए, वो एक एनवायरनमेंट बना के दिखाएं। उन्होंने ख्याल है कि आप लोग आईनी ओहदे हैं वो उनकी जमात को मिल गए। आप लोग तैयार नहीं है ना, आप कहते हैं कि हम कहीं और बात करेंगे, करनी है। नहीं जी हम ये नहीं कहते। हमने अगर किया कि हम कहीं और बात करेंगे, हम कहीं और सिर्फ आइन की बात करेंगे, कहीं और सिर्फ असूल की बात करेंगे, कि जब उनको भी समझ आएगी कि आइन से तजावुज नहीं कर सकते, आइन के ताबे होना होगा हर इदारे को, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। सिर्फ ये गुफ्तगू हम करना चाहते हैं और बेहतर होगा कि हर सियासी जमात यकजा हो के यही गुफ्तगू करे। सही। तैमूर तालपुर साहब, अब आप मुझे बताएं कि यकीनन जरदारी साहब का एक स्टैंस है, आप ये जो मामलात हैं इनको पीपल्स पार्टी अगर इनिशिएटिव ले, मतलब जिस तरह जुल्करनैन का भी ख्याल है कि बातचीत नहीं, मतलब मूव फॉरवर्ड, तो साजगार माहौल बनाने में तो कम से कम जरदारी साहब अपना रोल अदा कर सकते हैं। अब आपके पास चेयरमैन सेनेटशिप भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी हैं। भी है मेहरबानो साहबा को तो बड़ा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। तो बेसिकली मेहरबानो साहबा को बड़ा एक्सपीरियंस है बहुत सी जमातों का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा पार्टी से लेके, नून लीग से लेके, पीपल्स पार्टी से लेके पीटीआई में तो आ गए और पता नहीं कितनी और जमातों में ये घूमते फिरते रहेंगे। अच्छी बात है। तैमूर, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप लोग इधर उधर निकल जाते हैं। नहीं, मैं मैंने कहा कोई गलत बात की तो आप बता दें। क्या आपने ये सारी जमातें जिनको मैंने नाम लिया, आपने वो सारी जमातों में जो राउंड नहीं लगाए थे आपने?
नहीं, मैं तो नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग कम टू द पॉइंट. No, you are not coming to the point. नहीं, तो but what does that have to do with the current situation? मैं तो बिल्कुल अपना जो हमारी तारीख है, nothing wrong with it. जी मतलब सही आप अपनी हकीकत भी तो बयान कीजिए. जी नहीं है लोटे बेसिकली, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाकी पार्टियों का. पर ये सिचुएशन पहले भी जब आई थी तब भी हमने ये बात की थी. पर एज आई वेरी क्लियरली टोल्ड यू कि दिस party is not ready to speak to any political party nor to the government. इनको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, वहां से वो बात उनसे करेंगे नहीं. तो ये तैमूर, लेकिन माहौल भी नहीं बना रहे ना आप लोग. माहौल तो कम से कम बनाए ना. वो तो बात करेंगे, एटलीस्ट माहौल बनाएंगे तो कम से कम अगला इनिशिएटिव लेगा ना. पहले से एज्यूम कर लेना कि दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, दे डोंट वांट टू टॉक टू द पॉलिटिशियंस. तो माहौल तो बनाए. देखिए माहौल बनाने की तो कोशिश की है, पहले भी की है, अब भी की है. अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने को पहले बात बताई थी कि जो इनका कोई लीडर या इनकी पार्टी का कोई बंदा जो किसी अदर बैठा हुआ है, तो वो जो है इसमें जब भी कोई कोशिश ऐसी करता है तो उस पर उनको पीछे बैकफुट पे लिया जाता है. अभी काफ़ी इनके लीडर्स हैं, उनके पार्टी के कुछ इलेक्टेड कुछ अनइलेक्टेड, जिन्होंने ये प्रपोजल लाए थे कि बातचीत करते हैं, तो उस पर उनको जो है उनकी मुलाकात का टाइम ही नहीं मिलता. वो बेचारे बाहर खड़े वापस आ जाते हैं. इसको देखने के बाद और कोई भी मेरे साथ से कोशिश नहीं करेगा. तो जब तक ये जमात खुद तैयार नहीं होती तो माहौल कैसे बनाया जा सकता है? जब उनके लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं होंगे तो माहौल कैसे बनाएगा? बेसिकली बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पार्टी और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, और इसी वजह से जो है इनको सिवाय खान के और प्राइम मिनिस्टर की सीट की ना तो मुल्क की फिक्र है, ना इस मुल्क के इदारों की फिक्र है, ना जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी फिक्र है. अगर इनको थोड़ा भी इस मुल्क से सच्चाई होती, लगाव होता, तो मेरे ख्याल से ये जरूर इस मुल्क का सोचते. पर वो ज़हनी एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर की सीट आपको ठीक नहीं है और कि आपको बात करनी नहीं है. बात करते तो सबसे पहले एनआरओ की बात करते हैं कि भाई आप हमें जो है जेल से निकालें. उसके बाद एनआरओ वो तो एनआरओ बिल्कुल चले. मैं आता हूँ मेहरबानो आपकी तरफ. जुल्करनैन साहब के पास नहीं बिल्कुल तैमूर आपका पॉइंट आ गया. आप जुल्करनैन साहब के पास जरूर जाइए. मैं जरा एक कमेंट ले लूं. मैं सिर्फ दो जुमले अर्ज करना चाहती हूं. मैं आ रहा हूं बिल्कुल. जुल्करनैन, बात यह है कि जिस तरह अभी बात की जा रही थी कि एक माहौल भी बनाया जाना चाहिए, और फिर एक कुछ फ्लॉज शायद कहीं पे इधर भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी हो सकते हैं, दोनों तरफ. वो ट्रेजिक फ्लॉज तो होते ही होते हैं, वो तो एक और अलग इशू है. लेकिन जुल्करनैन, कोई बैकडोर चैनल्स ओपन हैं? एंड आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई थिंक कि आपके पास शायद कोई इंफॉर्मेशन या कुछ, या बिल्कुल इट्स डेडलॉक, डोर्स आर क्लोज्ड. जी ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है. देखिए ज़मीर साहब, खान साहब ने जो एक्सट्रीम पोजीशन ली है ना, आई एम सॉरी टू से, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. सिर्फ एक जो उन्होंने बड़ी कंडीशन रख दी हुई है ना कि हमने इन तीन पार्टियों से बात नहीं करनी, पीएमएल नून से, पीपीपी से और एमक्यूएम से, क्योंकि उन्होंने हमारा मैंडेट स्टील किया है. वेल ये अलग बात है, ठीक है कि पीएमएल नून ने 17 सीटें शायद जीती हैं, बाकी उनको गिफ्ट की गई हैं और उनकी गवर्नमेंट बनाई गई है, वो एक अलग बहस है पूरी, ठीक है. लेकिन पॉइंट ये है कि खान साहब को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी. इनके पार्टी के अंदर भी इस चीज है, जस्ट लाइक अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी. बिल्कुल सही. मेहरबानो क्विक कमेंट. एक कमेंट कर दूं, क्विकली मैं कमेंट कर दूं, एक क्विकली. देखिए द मूवमेंट ब्रेक थ्रू हो जाएगा, अगर हाँ जी मूवमेंट ब्रेक थ्रू हो जाएगा टॉक्स का, अगर खान साहब ये कंडीशन लिफ्ट कर दें कि हम तीन पार्टी से बात नहीं करनी, क्योंकि इनके पास इतने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, लाइक अभी परवेज इलाही साहब बाहर आए हैं, असद कैसर साहब, ये मिल बैठ के चीजें कुछ निकाल सकते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि इतनी हार्ड बिल्कुल सही, he can actually help in breaking the ice. Exactly. जी मैं आए बिल्कुल मेहरबानो योर फाइनल कमेंट जी प्लीज. मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और आपका शुक्रिया भी अदा करना. जी मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि जुल्करनैन साहब ने खुद पहले इस बात को तस्लीम किया कि 17 सीटों पर इन्होंने जीते, बाकी इन्हें तोहफे में दी गई. तो ये तस्लीम करते हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया. अब सियासी जमात या सियासतदान
सियासतदान जो इलेक्शंस में हिस्सा लेता है वो किस लिए लेता है कि वो अपनी आवाम की को रिप्रेजेंट करे। तो हम तो आवाम की आवाज़ बने हुए हैं, शायद यही हमारा गुनाह है। लोग चाहते हैं कि हम अपने मफाद के लिए आवाम का सौदा कर बैठे, शायद यही हमारा गुनाह है, शायद यही है वो एक्सट्रीम पोजीशन जो हमने ली हुई है कि हम आवाम की बात करते हैं। देखिए, गुफ्तो शनीद होना चाहिए है, सब सियासी जमातों में होना चाहिए है, मगर सियासी जमातों में फिर थोड़ी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए सब में कि वो सही को सही कहें, सच को सच कहें। अगर हम रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं तो उसके साथ सच्चाई भी आनी होगी। वो अगर तो मामला मेहरबानो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि सियासी जमातों को गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मगर अगर जमील साहब देखिए, मेहरबानो साहिबा, दे आर द गवर्नमेंट, केसेस आर इन द कोर्ट्स, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, तो फिर घर चले जाएं। केसेस कोर्ट्स में है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स नहीं है सिर्फ, बिल्कुल केसेस की बात नहीं है। तो फिर हमें ये लेक्चर ना झाड़ें कि मुल्क की फिक्र हमें नहीं है। क्या मुल्क की फिक्र इन लोगों को है जो ड्रकोनियन काले कवानीन लेकर आ रहे हैं, आवाम का गला घोंट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हारून शरीफ, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे आज जो SIFC का इजलास हुआ है, $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और दीगर माशी मामला, बजट की तैयारी सर पर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया हारून शरीफ साहब ने, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई आपके वक्त का। हारून भाई, एक तो ये मुझे ये ज़रा बताएं कि ये पहली दफ़ा जितने अरसे से मैं कम से कम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जर्नलिज्म कर रहा हूँ, उसमें पहली दफ़ा देखा है कि सूबे ने पहले बजट दे दिया और कोई आईनी कतगन भी नहीं थी, लेकिन कोई इससे कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है? कि मैसेजिंग है, मैसेजिंग ये है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और इसको कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को लिए बगैर अगर आप कुछ कर देते हैं, सूबे के लिए भी ये अच्छा नहीं है सिग्नल देना, क्योंकि उनको भी एक सिग्नल देना है कि वो एक वफाक का हिस्सा है और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे हैं। सो ये दोनों साइड पे है कि वहां पर उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। लोग जो हैं, खास तौर पे मार्केट्स एंड अदर्स, वो इस सिग्नल को आई डोंट थिंक इतना मस्बत लेंगे। बिल्कुल सही। आज मैं सुन रहा था अलीमीन गंडापुर साहब CM KP के, वो कह रहे थे कि भाई अगर पैसे बढ़ा दिए तो मैं अपनी आवाम को और रिलीफ दे दूंगा, तो मैंने तो बड़ा कंट्रोल्ड बजट दिया है लेकिन रिलीफ ज़्यादा दिया है। चलें उस पर भी बात होगी। आज SIFC का बड़ा अहम इजलास हुआ, बजट से पहले ये इजलास होना और उसके बाद फिर जो UAE की कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और फिर दीगर जो ओवरऑल पिक्चर है वो भी सामने रख के गई। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चारों भाइयों को रोटी एक मतलब 4 डिवाइड करके खानी है और कांटों में से फूल निकलेगा। उस पर जरा थोड़ा सा कमेंट कर दें कि हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर कमिंग आफ्टर बजट। देखिए, ये एपेक्स कमेटी का इजलास बड़ा टाइमली है, खास तौर पे IMF कमीशन वापस गया है और उन्होंने कंसेंसस की बात की है। उन्होंने जो गैप है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, उसको ब्रिज करने की एश्योरेंसेस की बात की है। तो ये इन ए वे चारों चीफ मिनिस्टर्स का बैठना और इसका मिनट होना उनको एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि इसके ऊपर एक शेयर्ड पोजीशन ली जा रही है। सही। मुझे जो थोड़ा सा जो वरी रहती है हमेशा, क्योंकि एक्सटर्नल पोजीशन पे प्रेशर रहता है, तो हम कहीं फिर से जल्दबाजी में डिपॉजिट वगैरह लेने की तरफ चले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर पीछे रह जाएगी, ताकि ये, क्योंकि जो हुकूमत का लॉस है वो तो फिल हो जाएगा, लेकिन जो असल लोगों में इन्वेस्ट होना है, हमें इन दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल सही। अब IMF की जो कंडीशनैलिटीज आ रही थी सामने, वो उसमें मैं एक देख रहा था 18% सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड। आपकी मेडिसिन भी वो पहले ही इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं, मतलब इरैशनली उन्होंने बढ़ाते गए कीमतें,
और अब अगर 18% भी लग जाएगा तो एक आम आदमी की तो पहुंच से बेसिक मेडिसिन भी उसके पहुंच से निकल जाएगी और इसका इम्पैक्ट भी आएगा। फिर यूटिलिटी के टैरिफ्स भी बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप कहां से लेंगे, एक्सपोर्ट टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब IMF वहां पे भी जोर दे रहा है और उसके बाद फिर चाहता है कि आपकी ग्रोथ भी आए आपके पास 3.4। आई डोंट थिंक IMF चाहता है कि ग्रोथ आए। IMF ये चाहता है कि ग्रेजुअल स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ साथ साथ चलें। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस साल का बजट IMF के साथ जो कंसल्ट किया जा रहा है वो स्टिल स्टेबलाइजेशन का बजट होगा, ग्रोथ का बजट नहीं होगा। हाँ, अगर इंडिकेटर्स एक साल के बाद बेहतर होते हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन आ सकती है। दूसरी चीज इसके अंदर जमीर साहब जो हमारे लिए जरूरी है कि IMF को हमारी टीम को समझना जरूरी है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं इनका एक काम का तरीका है, उनसे निगोशिएशंस तब होती हैं जब आपने एक बड़ी इन डेप्थ रिसर्च डेटा इकट्ठा किया और उनको कन्विंस करें। खाली बातचीत से नहीं हो पाती। हमारे जो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत ममालिक में देखा है कि उन्होंने डेटा टेबल पे रखा है कि जी देखिए हमारी इतनी आबादी है, अगर उनको रोजगार नहीं देंगे तो कैसे मामला आगे चलेगा। तो अगर हम 2 या 3 सेक्टर्स को तरजीह बना के और अपना कंपैरेटिव एडवांटेज दिखा के इन डेप्थ कंपैरेटिवनेस की स्टडी उनके सामने रखें, निगोशिएट करें। अगर आफ्टर ऑल BISP को भी तो वो बढ़ाने पे सपोर्ट दे रहे हैं ना, सही। तो वो जब उनको नजर आएगा कि ये एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है और इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कहीं और से हमें कवर करनी पड़ेगी, या खर्चा कम करके या किसी सब्सिडीज को या प्रोटेक्शन को कम करके। आई थिंक ये नेगोशिएशन मैंने बाकी ममालिक में तो खुद भी की है, होते भी देखी हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान कर पाता है या नहीं। खास तौर पे हम एक क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हमारे पास बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट है, लेकिन डू वी हैव द डॉक्यूमेंटेशन टू कन्विंस कि ये पैसा जो है रिंग फेंस करके आप वहीं पर लगाएंगे, तो इस तरह की चीजों में गुंजाइश पैदा की जा सकती है। हारून भाई, मुझे बताएं, आपने भी कहा कि $10 बिलियन की कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट की, बट इन हेस्ट we might ask them to park some money because of balance of payments, but why do you think that कि क्यों नहीं हम इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं रियलाइज करेंगे? जी, ये हिस्ट्री तो ये है जो मैंने खुद भी देखा और किया कि वो 3 तरह का पैकेज देते हैं। एक, क्योंकि हमारी जरूरत है कि कुछ कैश ट्रांसफर हो जाए डिपॉजिट की शक्ल में। दूसरा, वो जो अरब मुल्क हैं वो आपको कुछ डिफर्ड पेमेंट दे देते हैं। तीसरी है हार्डकोर इन्वेस्टमेंट। मेरी वहां पर अभी भी पोजीशन वही है कि ये G2G इन्वेस्टमेंट लानी बहुत मुश्किल है, अनलेस कि हम कोई अपनी कंपनियों के शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दें जो कि लिस्टेड हो। वो आसान काम है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो तो आप एक ओनरशिप की ट्रांसफर कर रहे हैं ना। सही। हमें इस वक्त SIFC को मेरी बारहा मैं ये कह चुका हूं पर्सनल लेवल पे भी और पब्लिकली भी कि हमें इस वक्त 4-5 टॉप ऑफ द लाइन जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके जॉइंट वेंचर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। उनको UAE भेजें ताकि वो जाके प्रोजेक्ट्स अपनी एक्सपेंशन के अंदर इक्विटी ला सके। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब बात यह है कि कहा जा रहा है प्रेशर्स आएंगे बजट में, आम आदमी पे भी आएंगे। एक बेसिक सोशल सेफ्टी नेट्स की एब्सेंस में हम BISP को, मैं कोई इतना बड़ा कोई सोशल सेफ्टी जो है वो सोशल सेक्टर सेफ्टी नेट नहीं समझता। वो तो एक है कि जी जो बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसको आप दिए जाएं। तो इसमें कुछ रूम निकल सकता है कहीं पे किसी और तरीके से, कोई मतलब कोई इंश्योरेंसेज या कोई जिस तरह पहले हेल्थ कार्ड था, सेहत कार्ड और मतलब व्हाट नॉट, उस किस्म के कोई सोशल इंश्योरेंसेज हैं, एजुकेशन और हेल्थ के कूपन्स हैं, इसके अलावा आपकी टारगेटेड सब्सिडीज हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल से डेटा तो अवेलेबल है नादरा के थ्रू भी, बाकी जगह से भी। सही। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए हमें बड़ा कोई मजबूत टारगेटिंग का अगेन एक सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जो हम काम कर रहे हैं ये पॉपुलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, मेरिट पर है और इसकी बेसिस मजबूत है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि निगोशिएशन बिल्कुल हो सकती है। ये जो हम IMF का एक्सटेंडेड पैकेज के ऊपर निगोशिएट करते हैं, वी शुड पुट अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स ऑन टेबल ताकि गुंजाइश निकले। लेकिन इस चीज को वक्त लगता है।
अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज हाईलाइट करता जाऊं, जो IMF के की 5 शेयर होल्डर्स हैं, उन ममालिक में हमें अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वो शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर सकें कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है उसको वो सपोर्ट करें। ये एक, मैं क्योंकि खुद यूके की तरफ से इसमें बैठता रहा हूं ग्लोबल मीटिंग्स में, मुझे पता है कि ये लॉबी कैसे की जाती है। ये मेरिट बेस्ड लॉबिंग है और यहां हमारी डिप्लोमेसी का रोल भी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो तीसरी चीज, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वहां बैठे हैं, उनको एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बजाय हमें कुछ मजबूत इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल्स को भेजना चाहिए जो हमारा केस वहां लड़ सके। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं IMF बोर्ड पे, उनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली आगे चलना है ताकि आप उनको क्लियर पिक्चर रखें, और ऑब्वियसली जो पैसे दे रहा है वो चाहता भी है कि पैसे वापस मिले। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।